बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक अदम एतमाद के इर्द गिर्द घूमती सियासी सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदलती जा रही है। कभी कहीं जारहाना अंदाज अपनाया जाता है, कहीं पे धमकी है, कहीं पे धौंस है। बदकिस्मती से गाली गलोच भी बहुत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो मुनहरफ हुए, उनके हवाले से नेशनल टीवी पे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान इस्तेमाल की। लेकिन फिर सिंध हाउस पर हमले के बाद की सूरत हाल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कहा कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, ऐसा कोई मुजाहिरा नहीं होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन थी, जिसकी मंडे को हेयरिंग होनी थी, सिंध हाउस पर हमले के बाद उसको आज टेकअप किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि अदम एतमाद की तहरीक के सारे मामले को आइन के मुताबिक देखा जाए और आइन के मुताबिक अमल किया जाए। अब ये एक सियासी अमल है, आइन के मुताबिक इसमें दिन तय हैं कि कब स्पीकर साहब ने इजलास बुलाना है, कम से कम कितने दिनों के बाद वोटिंग होनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन स्पीकर साहब कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं आइन के तहत, वो अपनी मर्ज़ी से इजलास बुलाएंगे और फिर जब तक चाहें उसको मुलतवी कर देंगे। इसके बाद, इस पैगाम के बाद अपोजिशन का ख्याल है कि स्पीकर साहब पार्टी बन रहे हैं और स्पीकर साहब अपने आप को मुतनाज़ बना रहे हैं। स्पीकर क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, पूरा ऐवान उन्होंने चलाना होता है, सो स्पीकर का न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। अंपायर के न्यूट्रल होने के ऊपर तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन स्पीकर अगर न्यूट्रल नहीं हो तो फिर ऐवान हमेशा बदमज़गी से चलता है। सो बहरहाल जी, स्पीकर साहब के इस जो उन्होंने इजहार किया अपने ख्यालात का, उसके बाद अपोजिशन ने काफ़ी एग्रेसिव जवाब दिया है। आज हमने देखा कि अपोजिशन रहनुमाओं की जो अहम बैठक थी, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर पीर को इस मोशन को टेकअप ना किया गया तो फिर हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे। इस धमकी की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या अपोजिशन को कहीं से ये मालूमात मिली हैं कि हुकूमत इस मामले को टालना चाहती है? दूसरी जानब हुकूमत ने अपने मुनहरफ अरकान के घरों पर धावा बोलने के बाद, उनके खिलाफ एहतजाज करने के बाद, उनको गाली गलोच और उनके ऊपर पैसे लेने के इल्ज़ामात लगाने के बाद बिलाखिर अब ये सोचा है कि उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाए, उनसे जवाब मांगा जाए। लेकिन साथ ही साथ ये कोशिशें भी हो रही हैं कि उनको वापस लाया जाए। जो ये एक समझ नहीं आती कि सियासी तौर पर इस मामले पे पहले ही मफाहमत ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हम जब मुनहरफ अरकान से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा है, हम तो अपने फ़ैसलों में और अपने इरादों में मज़ीद पक्के हो रहे हैं। जो अहम मामला है वो 63A की तशरीह का है। ये तशरीह के ऊपर अब हुकूमत क्योंकि सोच रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट से पूछेगी कि क्या नीयत है वोट करने की या दूसरी जमात के साथ अगर नज़र आते हैं मुनहरफ अरकान तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगती है। नहीं, ये एक आइनी अब सवाल है, कानूनी, और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट जब जवाब देगी तो ये भी वाज़े हो जाएगा। तो ये सारा मामला है, ये सारा माहौल है। इस माहौल में हमने देखा कि तरीन ग्रुप ने भी फ़ैसला नहीं किया। परवेज़ खटक साहब ने कल उनसे रब्ता किया तरीन ग्रुप में, ओन चौधरी साहब से, और कहा है कि कोई हतमी फ़ैसला ना करें। इत्तेहादी भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जाने किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्होंने जहन बना लिया, अगर उन्होंने देख लिया कि अपोजिशन के पास नंबर पूरा उनके बगैर भी फिर भी अभी तक वो फ़ैसला करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं, ये मामला भी अभी तक वैसे ही लटक रहा है। तो ये अब सारी सूरत हाल, इस सारी सूरत हाल में OIC के इजलास में शिरकत के लिए जो बैनुल-अक़वामी हमारे जितने भी मेहमान हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनकी पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी जारी हो गया है। ये भी एक हसास मामला है। रियासत उनकी मेज़बान है और अगर सियासी माहौल यहाँ पर ख़राब होगा तो ज़ाहिर है रियासत बदनाम होती है। हमने इससे पहले भी देखा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसके पिंडी से जो मैचेस थे वो लाहौर शिफ्ट किए गए हैं। तो सारी सियासी जमातों के ऊपर इस वक्त ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हुकूमत पर ज़िम्मेदारी है। हुकूमत इस ज़िम्मेदारी को कैसे निभाएगी? हुकूमत को क्यों लग रहा है उसके नाराज़ अरकान वापस आएंगे, और अगर वापस नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, और स्पीकर साहब के पास कानूनी क्या रास्ता है? ये सवाल रखेंगे हम अपने बहुत ही आमिनट पैनल के सामने। जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा अमर अब्बास साहब, सीनियर कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कमल शौज़ब साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों को वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। राजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी।
आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर अमल को यकीनी बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत की है। अपोजिशन के लिए भी ज़ाहिर उसमें हिदायत है, हुकूमत के लिए भी है, लेकिन ज़रूरी जो किरदार है इसमें वो स्पीकर साहब का है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, स्पीकर का नो डाउट बहुत अहम किरदार है और स्पीकर की ही ये डिस्क्रिप्शन है कि उसने देखना है कि उसने इजलास का बुलाना है और किन चीजों को देखना है। स्पीकर ने खाली ये नहीं देखना कि कोई अपोजिशन की या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी रिक्वेजिशन है। स्पीकर ने ये भी देखना है कि इस, जैसा कि आपने कहा कि ये जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस है, ये हुकूमत का कोई फंक्शन नहीं है, ये इस मुल्क की स्टेट का फंक्शन है, ये ममलकत पाकिस्तान का फंक्शन है। और उसमें अगर इस किस्म की धमकियां दे दी जाए, अब तो स्पीकर को ये भी देखना होगा कि जनाब इसका पर्पस क्या है। कि जब ये कह दिया जाता है कि हम देखेंगे इनकी ओआईसी, भाई आप इनकी ओआईसी मत कहें, ये ओआईसी आपकी भी है, हमारी भी है, गवर्नमेंट की भी है, हर पाकिस्तानी की है, हर अदारे की है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट और इस अंदाज में बात करना, मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि ये किस नहज पे जाया जा रहा है कि जो मुल्क है, देखिए सियासत हर किसी का हक है। कौन ज्यादा जिम्मेदार है, कौन ज्यादा जिम्मेदार है, हुकूमत या अपोजिशन? देखिए, इसमें जो जिम्मेदारी है ना, हमें तो पहले अपोजिशन की तरफ से बड़ी अच्छी बात नजर आई थी कि जब अपोजिशन ने ये कह दिया था कि हम जो 25 मार्च को शाम को दाखिल होंगे इस्लामाबाद में, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने 180 का टर्न लिया और आज ये बिलावल साहब ने बात कर दी। और इसके जिम्मेदार बहुत से एलिमेंट्स हैं, किसी एक चीज को आप जिम्मेदारी नहीं कह सकते कि जी वो ये जिम्मेदार है। इसमें जिम्मेदार हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है। और हमें जब ये नजर आता है कि चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो तो पैसों के बड़े बड़े बैग, आपको याद होगा कि वीडियोस आ गई और पता चला कि किस अंदाज में सेनेट की टिकट्स खरीदी जाती हैं, सीटें हासिल की जाती हैं। जब हमें ये पता चलता है कि जनाब 3.5 साल के बाद वन फाइन मॉर्निंग जब अपोजिशन का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, तो जनाब पीटीआई के अरकान अचानक से वो समझते हैं कि उनका जमीर ने आवाज दे दी है कि आप कहाँ चले जाएं, आप उस साइड पे चले जाएं कि जिनको वो 3.5 साल ये कहते रहे कि जनाब इनके खिलाफ तो चोरी के केसेस हैं, इनके खिलाफ तो डकैती के केसेस हैं, और आज उन्हीं की तरफ वो जाके अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि काफी सारे एलिमेंट है। मैं आपसे लीगल पोजीशन पूछूंगी कि स्पीकर साहब ने जो वोटिंग करानी और उसके लिए जो उन्होंने बयान दिया उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? कमल शोजब साहिबा, जो इस वक्त अब सूरत हाल हो गई, अगर मैं थोड़ा सा 2 दिन पीछे की सूरत हाल की तरफ जाऊं, पीटीआई के लोगों ने सिंध हाउस पर हमला भी किया, लोगों के घरों पे जाके एहतजाज भी किया, और ऐसे लगा कि शायद लड़ाई करना चाहते हैं आपके जो कारकुन हैं। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हम मफाहमत की बात करते हैं, गैर मशरूत माफ़ी मांगे और वापस आ जाएं। गालियां दी गई उनको आपके मौजूद अरकान की तरफ से टीवी पे बैठ के, तो अब आपको लगता है वापस आएंगे? वो उम्मीद है आपको? जी, थैंक यू वेरी मच तंजीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गलत को गलत ना कहें तो क्या तालियां बजाएं? जो अपने ज़मीर बेचें, पैसे लें, और जिस अवाम ने उनको पीटीआई का मैंडेट पे उनको वोट दिया हुआ है, वो सिटिंग एमएनए है, वो इस वक्त टिकट होल्डर नहीं है, या वो इलेक्शन से पहले नहीं किसी के पास जा रहे हैं, या वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन के बाद डिसाइड करना है कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। वो इस वक्त एक पार्टी के निशान पे इलेक्शन जीत के बैठे हुए हैं और 3.5 साल एक हुकूमत के साथ गुजार के बैठे हैं, उस हुकूमत के नुमाइंदे हैं। इसमें हॉर्स ट्रेडिंग में और इलेक्शन से पहले ज्वाइन करने में फर्क होता है। तो उस पर उनको तालियां तो नहीं हम बजा सकते कि आप पैसे खा के बैठे हुए हैं तो हम कहें वाह 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 बहुत अच्छा किया। इस तरीके से तो $1 अरब कोई भी मुल्क आए और इस मुल्क में मंडी लगी हुई हो, आप ऐवान में जाएं और कोई बंदा आके खड़ा होके कहे चलो भाई मैं पैसे देता हूँ, आ जाओ। वो कह रहे हैं हमने पैसे नहीं लिए, लोग हल्फ दे रहे हैं, कुरान उठा रहे हैं, सूरह यासीन पे कस्में दे रहे हैं। तंजीला, ये तो बातें बाद में निकलेंगी कि पैसे दिए नहीं। कुरान पे 20 लोगों ने और भी हलफ दिए थे। जब वीडियोस हमने निकाल दी थी तो वो इमरान खान ही था जिसने अपने सिटिंग एमपीएस को निकाल के बाहर किया था। तो और आज तक वही बंदा है जो हमेशा खड़ा हो रहा होता है। और इस तरीके से जो ये फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग है, इसको मना किया गया है। ये नहीं आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हमने सेनेट के इलेक्शन में भी कहा था कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए, शो ऑफ हैंड के साथ वोटिंग होनी चाहिए ताकि मंडियां लगनी बंद हो जाए। नहीं तो ये संजरानी साहब को जब आप चेयरमैन बना रहे थे तब आपने क्यों नहीं कहा था? मुझे जरा इजाजत देना, मैं अपना आर्गुमेंट पूरा कर लूं। मैं उसी पे आ रही हूँ।
मैं वहाँ पे पोलिंग एजेंट थी जिस वक्त दो कैंडिडेट्स में से एक को 176 वोट पड़ गए थे और एक को कम वोट पड़े थे, पीटीआई के जो दोनों कैंडिडेट्स थे। तो और सादिक संजरानी साहब को भी जिस वक्त वोट दिया तो हिडन वोट था ना, ओपन वोटिंग में तो वजीर आजम ने 6 मार्च 2021 को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। फिर उस टाइम पे तो नहीं इनका जमीर जाके कि ये कहे कि सॉरी हम नहीं दे रहे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में यही फर्क है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आपके जमीर अगर जाग जाते हैं, आप कहते हैं कि हमें इमरान खान नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए, तो आप वहाँ पे खड़े होके बोलते। अब आप छुप के जाके सीधा उसमें बैठे हुए हैं, छुपने की क्या जरूरत है आपको? अगर आप इतने इखलाकी आपके अंदर जरूरत है तो आप मुंह पे बोले ना, छुपने की इसमें क्या जरूरत है? सीधा उसमें जाके अच्छा, आप यहाँ पे रुके, आप यहाँ पे रुके, मैं वापस आऊंगी आपके पास कि गाली गलोच के बाद आप वो वापस कैसे आएंगे। राना मकबूल साहब ये कह रही हैं कि छुपने की क्या जरूरत है, अगर आपका जमीर ही जागा है तो फिर जमीर की आवाज तो जाहिर है आप पार्टी को कहें। वैसे वो लोग कह तो रहे हैं हमने अपने तहफुजात का इजहार हमेशा किया, वो छुप क्यों रहे हैं, किससे छुप रहे हैं वो लोग? नहीं, अगर मैडम छुपने की बात कर रहे हैं तो इन्हीं का एमएनए था नूर आलम, उसने क्या कहा था असेंबली के फ्लोर पे, वो छुप के बात कर रहा था। तो इसलिए कि जिस तरह ये रफ हैंडलिंग होती है, चीज़ों को बुलडोज करना और फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करना, जिस तरह उस दिन एमएनए को अरेस्ट किया गया वहाँ से पार्लियामेंट्री लॉजिस से, तो लोग अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए अगर कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त ना करे तो क्या करें? अगर आपने डिसेंट को इतना ज़्यादा जो है कुफर बना दिया है तो लोग तो फिर अपने आप की प्रोटेक्शन का कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। आपकी जमात ने पैसे दिए राना साहब? जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपकी जमात ने पैसे दिए हैं? नहीं, ये सरासर बेसलेस है, अनफाउंडेड बात है। और जब तक कोई सबूत नहीं है इनके पास, उन्हें ये बात करनी भी नहीं चाहिए। बेसिक ये है कि मुतवातर नाकामियों की वजह से लोग परेशान हुए हैं। कुछ ने आवाज़ उठा दी है, कुछ ने आवाज़ नहीं उठाई। बहुत से ऐसे हैं यानी जो अभी तक इस सारे गम को दिल में लिए बैठे हैं, उनको मौका मिला वो भी बोलेंगे। सारी कौम बोल रही है, सारे आवाम बोल रहे हैं, जगह जगह गलियों में आप जाते हैं, आप कैमरा लेके क्या कहते हैं लोग। तो एक होलिस्टिक व्यू भी लेना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वापस मैं यहीं से गुफ्तगू जोड़ूंगी। जी एक ब्रेक लेते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। वापस आते हैं। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे कि अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें ज़ाहिर है धमकी है, एक दूसरे पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, तो मामला जाएगा किस तरफ? तो मैं बात कर रही थी कमल, वो कह रहे हैं जी कि आपके लोग तो फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहे थे, वो तो डिसेंट वहाँ पे शो करते रहे। मुझे एक मिनट, मैंने सुन ली उनकी बात। अगर इतने उनको तकलीफ थी ना तो वो पार्टी के अंदर आते, वजीर आजम उनसे हर दूसरे दिन मिलते हैं, उधर कहते कि जनाब हमने आपके साथ नहीं चलना, हम आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते, रिजाइन पेश करते और चले जाते। जाके दोबारा हल्कों में अवाम की मोहब्बत है ना उनके साथ, अवाम का दुख वो बयान कर रहे हैं, तो अवाम के पास दोबारा जाए, जाके वोट ले लें। ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे वोट पे, हमारे बल्ले के निशान पे जीत के और सिंध हाउस में जाके पना लेंगे चोरों डाकुओं के साथ, जिनके अपने करप्शन के केसेस नहीं खत्म हुए हुए, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। और दाल में काला है जनाब, प्रोटेक्शन क्या है? वहाँ सारी एमएनए बाकी खवातीन रह रही हैं, इन दो को ही तकलीफ होनी थी। सारी वहाँ पर हमारी मौजूद है, हम खुद वहाँ सारा दिन होते हैं, बाकी सारे एमएनए उन्हीं के हिफाजत के लिए वो पीला बरदार जो एक बदमाशिया वहाँ पे लाई गई थी, उनको बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट लॉजिस में किसी और मलेशिया का या पर्सनल प्राइवेट गार्ड्स का क्या काम है? इंटीरियर मिनिस्ट्री ने। लेकिन ये इतनी गाली गलौज क्यों कर रहे हैं आपके मेंबर्स? अगर पार्टी लीडरशिप ये समझती थी कि शोकॉज करेंगे और उनकी वापसी की उम्मीद भी जाग गई है, परवेज खटक साहब ने तरीन ग्रुप से भी कहा है कि आप इंतजार करें, कोई हतमी फैसले ना करें, तो फिर क्या जरूरत थी कि इतना ज्यादा एग्रेसिव होना कि अगर कोई वापसी का सोचे भी तो सोचने के काबिल ना रहे? ये कौन सी सियासत है? तंजीला, ये चीजें नेचुरल होती हैं। आपको पहली इम्पैक्ट में जब आपके साथ बैठे हुए लोग आपसे बगैर वजह के बेवफाई करें, हफ्ता पहले तक के उनके ट्विटर अकाउंट्स आप देख लें, अब वो सपोर्ट कर रहे हो, खड़े होके आपके साइड के बयान दे रहे हो और अचानक से वो गायब हो जाएं और बाद में कहें जी हमारा कुछ ज़मीर जाग गया है, हम तो जनाब वो बहुत जबरदस्त लोग आए हैं। अब रमेश कुमार साहब जो हैं
पूरे 3.5 साल से वो एक ही बात करता है, मुझे मिनिस्ट्री दे दो, मुझे मिनिस्ट्री दे दो। तो अगर आपको आपकी जो लालच या जो हवस है उसके मुताबिक आपको चीज नहीं मिलेगी तो आप शोर बचा देंगे। मैं एक रिजर्व सीट पे आई हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे ऑनर किया है, तो मेरे पीछे कोई आवाम का समंदर तो नहीं था। जब मैं इलेक्शन लड़के आई थी, मेरी पार्टी के लोग जीते थे तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं आज पार्लियामेंट की मेंबर हूँ। मैं खड़ी होकर कल को वजीर आजम इस्तीफा दें जी, मेरे साथ जो 2000 लोगों का टोला कोई है मुझे जानता है, वो कह रहे हैं कि वजीर आजम जो है वो नॉन पॉपुलर हो गए। मतलब ये बात अब आप वोटिंग कब कराएंगे राजा साहब? आपका फ्रेम सही नहीं, अगर आप तब तक अपना फ्रेम सही कर लें। देखिए, वोटिंग के लिए टेक्निकल वहाँ पे जो सेक्रेटरी असेंबली है और जो एडिशनल सेक्रेटरी मुश्ताक साहब है, जिनके पास ये जमा करा के आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन वो आदमी जानता है, तो उनसे पूछ ले। वो तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीकर साहब पार्टी क्यों बन रहे हैं? वो पीटीआई के स्पीकर तो नहीं है। तंजीला, एक मिनट सुन ले, उनसे पूछ लें कि लॉ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आपके पास लॉ के एक्सपर्ट बैठे हैं, वो क्या कहते हैं। फरमाइशों पे, ख्वाहिशों पे इनकी जो परेशानियां इस वक्त इनको हुई हुई, ऐसा लग रहा है कॉन्जरिंग 3 देख ली है। जो आज मैंने कॉन्फ्रेंस देखी, जो जिस तरह से बिलावल ने कहा कि ओआईसी हम नहीं होने देंगे। आप कोई गुंडे हैं जो आप धमकियां लगा रहे हैं? ओआईसी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की स्टेट में हो रही है और वो होगी। और आप में से कोई माइका लाल इस तरह से हमें धमकियां नहीं दे सकता कि ओआईसी नहीं होगी। ओआईसी पाकिस्तान के लिए आपकी जमात ये भी कहती है कि कोई माइका लाल 10 लाख के मजमे से निकल के जाके वोट दे, पर आप लोग गुंडे हैं। जो आप माई के लाल होते हैं भाई, आपके भी लाल पैदा हुए हैं, हमारे भी हैं, माइयों के ही लाल जमते हैं और किसके घर जमते हैं। नहीं, मतलब अगर आपकी तरफ से धमकी आए तो वो गुंडागर्दी नहीं है, उनकी तरफ से आए तो गुंडागर्दी में ये पूछ। वो 27-28 तारीख की बात हो रही है। ओआईसी, तंजीला आप बहुत समझदार सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं, ओआईसी कोई ना मेरे एजेंडे पे हो रही है ना पीटीआई के लिए। आप कह रही हैं कि कानूनी, अच्छा मैं राजा साहब जरा जल्दी से, ओआईसी पाकिस्तान के लिए हो रही है, ये बहुत बड़ा ऑनर है। इस वक्त अगर इंडिया को तकलीफ हुई भी और वो नहीं चाहता कि ओआईसी हो, और दूसरा उनका माउथ पीस बिलावल बन के खड़ा हो जाएगा, तो मुझे तो बहुत तकलीफ होगी और मैं तो उंगली भी उठाऊंगी, शक भी करूंगी और बरमला इसका इजहार भी करूंगी कि जो दुश्मन का एजेंडा है अगर उस पर हमारी अपोजिशन पूरी फिट होके पाकिस्तान की अपोजिशन होने का किरदार अदा करेगी, हम तनकीद भी करेंगे ना एक्सपोज भी करेंगे। राजा साहब आइन क्या कहते हैं जी? इन्होंने जमा करवाई है अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक, तो कब उसको टेकअप करना चाहिए? स्पीकर की डिस्क्रेशन है, 10 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी चाहिए। अगर स्पीकर साहब कहते हैं कि मैं बुलाऊंगा इजलास, मुझे इख्तियार है और फिर मेरी मर्जी में कब तक के लिए एडजर्न कर दूं, तो फिर इस पे क्या आपकी कानूनी राय है? के पहले इजलास बुलाया जाएगा, इजलास में ये बिल टेबल होगा और जब ये करारदाद आ जाती है तो स्पीकर के पास मिनिमम है कि 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती और मैक्सिमम 7 दिन है। 7 दिन के अंदर अंदर इसने वोटिंग के प्रोसेस ने होना है। अब नंबर 2 जो इशू आ रहा है कि जैसे आपने अपने उसमें बात की थी इंट्रो में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन के मुताबिक सब कुछ होना है, तो एक बात जरा ज़हन में रखिए कि आइन में 2 तरीकेकार हैं इस मुल्क में वोटिंग के, एक है सीक्रेट और एक है शो ऑफ हैंड का। जो शो ऑफ हैंड का तरीकाकार है उसमें आइन ने ये कहा है किसी वोटर को ये इजाजत नहीं दी कि वो अपने ज़मीर की आवाज से वोट दे सकता है। उसमें आईन पाकिस्तान ने वोटर को पाबंद कर दिया है अंडर आर्टिकल 63A कि आप जो वोट डालेंगे वो आपके ज़मीर का नहीं होगा बल्कि पार्टी हेड के डिसीजन का होगा। दिस इज द लॉ, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और अगर ये बात कह दी जाए कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाल रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। राजा साहब मैं तो कानून की छोटी सी स्टूडेंट हूँ, आप इतने सीनियर हैं। छोटा सा एक सवाल यहाँ पे ये कि वोट डालने के बाद की प्रोविजन है कि अगर किसी ने वोट डाल दिया तो शो कॉज होगा और उसके बाद डिसीट करने की नोटिफिकेशन होगी। इसका मतलब तो ये है ना कि आइन में ये गुंजाइश है कि आप डाल सकते हैं वोट अपनी पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं डाल सकते। 2 बातें हैं। 63A इरादा कत्ल की तरह का। ठीक है, कमल मैं वापस आती हूँ। राजा साहब की तशरीह सुन लूँ, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी और राना साहब से पूछूंगी। जी राजा साहब, आपने वोट डालना है पार्टी हेड की मर्जी से। आइन ने आपको इजाजत कतई नहीं दी कि आपने ज़मीर की अपनी आवाज सुन के वोट डालना है। इस चीज की आइन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फिर आइन में अदम एतमाद की क्या जरूरत है? फिर आइन में ये सारी चीजें कैसे होगी? काम करेंगे तो आपको इसकी 2 चीजें होंगी। एक तो इसकी प्यूनिटिव ये होगी कि अगर ये अमल आपने कोई किया
अपनी पार्टी के मंशूर पार्टी डिसिप्लिन से या पॉलिसी से हट के वोट दिया तो आपको डीसीट किया जाएगा, जो कि यकीनन उस वोटिंग के अमल के बाद होगा। लेकिन वोटिंग के अमल के दौरान अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये क्वेश्चन चला गया है, क्या वोटिंग के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वोट को गिनती में शुमार करेगा या नहीं करेगा। और नंबर 2, अगर उससे पहले उस शख्स को आपने फारिग कर दिया कि ये पॉलिसी थी हमारी, आपने ओपनली आके कह दिया है कि मैं आपकी पॉलिसी को नहीं मानता, तो फिर ऐसी सूरत में डिफेक्शन क्लॉज उस पे लगेगी। फारिग वो भले से बाद में होता रहेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देगी। मैं कमल आपकी तरफ आती हूँ। राणा साहब काफी देर से खामोश हैं। राणा साहब, इस सारी सिचुएशन पे आपका क्या स्टांस है? अब पीटीआई ये कह रही है अपने मेंबर्स को कि गैर मशरूत माफी मांगे और वापस आ जाए, तो आपको लगता है कि अगर इनके लोग वाकई जिस तरह से अब माहौल बन रहा है वापस चले गए, फिर आपके अदम एतमाद का क्या बनेगा? या जाएंगे वापस लोग या नहीं जाएंगे? देखें, इसमें राजा साहब बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें ये जो आर्टिकल 186 के तहत जा रहे हैं, अभी गए तो नहीं है, परसों अगर ये अपनी एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 186 के तहत अगर ये इन्वोक करते हैं, और जो क्वेश्चन ये है कि क्या जो बंदा वोट देना चाहता है और ये समझते हैं, इनको पता है कि वोट देगा हमारे खिलाफ, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं बिफोर गिविंग द वोट, ये है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देगी ना, लेकिन सो फार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब ये रेजोल्यूशन आएगा और जो वोटर देगा, अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है, तो इसके ऊपर जो हेड ऑफ द पार्टी वोट देने के बाद हेड ऑफ द पार्टी से हेड ऑफ द पार्टी शो का नोटिस देगा उसको, जिसमें 7 डेज के अंदर उसको जवाब देना पड़ेगा। जब जवाब जाएगा, इफ हेड ऑफ द पार्टी इज डिससैटिस्फाइड विद द रिप्लाई, वो लिखेगा स्पीकर को। स्पीकर उसमें 2 दिन उसको रख सकता है अपने पास अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और 2 दिन के बाद वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा देगा। जी बिल्कुल, ठीक है जी। एक और ब्रेक शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में, और जाहिर है ये एक आईनी और कानूनी मामला भी इसके साथ साथ है। हम उसकी जो तशरीह है वो बहुत सारे जो कानून के माहिरीन हैं उनसे करवाते रहे हैं इस इशू के ऊपर, लेकिन अभी भी अब हम बाकी है। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बात हम कर रहे हैं इस वक्त की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एकदम ये लगना शुरू किया कि वापस आ जाएंगे उनके अरकान, और अगर वापस नहीं आते तो फिर क्या होगा? कमल, अगर नहीं वापस आते आपके लोग तो फिर क्या? अच्छा तंजीला, मैं 2 बातें पहले और आपको बता दूं जरा इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो इजलास स्पीकर नेशनल असेंबली बुलाएंगे वो इजलास होगा स्पेशल इजलास, क्योंकि एक सिटिंग MNA का इंतकाल हुआ है जिनका नाम है ख्याल जमान साहब, और ये असेंबली के रूल्स में शामिल है कि अगर कोई सिटिंग MNA की वफात होती है तो इजलास जो फौरन बुलाया जाता है उसके बाद वो उसके नाम किया जाता है। सो पहला इजलास जिस दिन भी बुलाया जाएगा 21, 22, 23 जिस दिन भी या उसके बाद, वो ख्याल जमान साहब के लिए फातिहा खानी होगी। उनके हक में 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जितनी है लोग उनको याद करेंगे, उनकी बात करेंगे, और उसके बाद वो इजलास एडजर्न होगा। उसके बाद जो इजलास होगा वो इनकी जो अरमान जो निकले जा रहे हैं उनको ठंडा करने के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी बात, जो आप डिफेक्शन क्लॉज की बात कर रही हैं, जिस तरह कत्ल और इरादा कत्ल होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है, क्योंकि ये वाला जो डिफेक्शन क्लॉज है ये माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब की फरमाइश पे लाया गया था, 14वीं अमेंडमेंट थी, तो ये छंगा मांगा की सियासत करने वालों ने सोच समझ के लाई थी। इसी वजह से उन्होंने इन सबको किया है एक्सपोज, क्योंकि असल टारगेट, मैं तो सीधी बात करती हूँ, असल टारगेट है हमारे एलाइज। उनको अच्छी तरह पता है कि ये MNA किसी सूरत भी उनके काम नहीं आ सकते, वरना तो आपकी कोई भी मेजॉरिटी पार्टी जो है वो 24 घंटे ऑन स्टे की रहेगी। किसी का भी दिल करे पैसा लगाओ और उधर से बोरी भरो और ले आओ दूसरी तरफ, और कहो कि जी चलो जी छुट्टी करो, अब हम अक्सरियत में आ गए, अब हुकूमत हमारी होगी। तो इस तरह तो फिर आप मतलब ये फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि अगर वो नहीं आते, आज आपने उनको शो कॉज नोटिस जारी की, भी बात कर रही हूँ, अगर वो नहीं आते तो फिर उनकी सीटें होती हैं खाली, वो रिजाइन करेंगे अपनी सीट से, वो सीट खाली होगी। और क्योंकि बहुत एक्सपर्ट जो हैं
एतजाज एहसन साहब, उन्होंने भी कहा है क्योंकि इसमें पूरी तशरीह नहीं हुई टाइम लिमिट की, तो वो ताहयात भी नाअहल हो सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं अंदर की आप उनको मजबूर करेंगे कि रिजाइन करें, क्या करेंगे? हम मजबूर नहीं करेंगे, आइन और कानून पाकिस्तान मजबूर करेगा कि अगर वो 2 नंबरी करेंगे, अपनी पार्टी से मुनहरिफ होंगे, जिस पार्टी के निशान पे इलेक्शन जीत के आए थे उसको छोड़ के छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे, तो फिर दूसरी तरफ आएंगे। दूसरी बात आपको बता दूं कि असल ड्रामा जो इन्होंने करना था वो आज इनकी आप हमनक शक्लें देख लेना, जो धमकियां लगा रहे हैं कि ओआईसी नहीं होने देंगे, किसको बता रहे हैं, किससे, न्यूट्रल से मदद मांग रहे हैं। सॉरी, कोई भी आपको इस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आईनी तरीके से हुकूमत गिराने निकले थे ना, ख्वाहिशों पे तो नहीं हुकूमत गिरा सकते। तो क्या न्यूट्रल से आपके मामला सेटल हो गए? जरा इनसे कहें, गर्मी आ गई है, हीट वेव आई हुई है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ठंडा पानी पिए, कोई जूस पिए और तसल्ली से ये अगला 1-1.25 साल गुजारे। मेरी बात का जवाब दे दें, न्यूट्रल से आपके मामला तय पा गए क्या? ना हमें जरूरत है उनसे मामला तय करने की, ना इनको चाहिए कि करें। इनको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि CIA के पैसों को इस्तेमाल करना बंद करें। पहले भी हुसैन हक्कानी ने 4000 को ठप्पे लगा के यहाँ बुलाया था, इसलिए जरदारी साहब को दोबारा हवा भर के इन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि उन्हीं की वहां से सबसे ज्यादा डोरें हिलाई जाती हैं। अच्छा, ठीक है। बिलावल ने जो जुमला बोला था वो सुन ले, वो तारीखी जुमला मैं इन्हीं के लिए बोल रही हूँ कि तुम तो एक कठपुतली हो, तुम्हारी डोरें तो कोई और हिला रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। चले ये ज्यादा तमाशा नहीं चलने वाला ये तो है। मैं ज़ाती तौर पे देखिए पीपल्स पार्टी, ठीक है, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, हम इस पे स्टैंड करेंगे। इस मुल्क में ना हम अड्डे देंगे ना ड्रोन अटैक्स होने देंगे। ठीक हो और गया। हम आपकी बात आगे, लेकिन आप अच्छा ये जो लार्जर आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्पिरेसीज की बात करिए, उस पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन आपकी जो कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये हकाइक है। चले ये हकाइक तो वो होते हैं ना जिसका कोई एविडेंस नजर आएगा। ओबामा ने ऑपरेशन दिन रात को करवाया था उसामा बिन लादेन को। अच्छा, मैं राजा साहब से पूछ लूं, आप कह रही हैं कि आपके लोग रिजाइन करेंगे, राजा साहब ये कह रही हैं रिजाइन करेंगे, कैसे रिजाइन करेंगे अगर वो आप शो कॉज का जवाब नहीं देते? फिर आप क्या समझते हैं कि वो चले गए, उन्होंने मीडिया पे आके कंफर्म कर दिया, वो वापस नहीं आना चाहते, तो क्या लीगल तरीका है उनको वापस लाने का या उनसे रिजाइन लेने का? वैसे तंजीला एक जुमला सिर्फ सुन ले, 172 इन्होंने पूरे करके वोट दिलवाने हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि वो वोट भी देते हैं इनको उस दिन पे, या वो सिर्फ सामने आके उन्होंने अपनी जो बातें करनी थी वो करके। बिल्कुल ठीक है राजा साहब, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी राजा साहब, देखिए, अगर 8 दिन के अंदर जवाब नहीं आता तो किसी भी प्रोसीडिंग में शो कॉज का अगर जवाब ना आए तो इसका मतलब है कि उनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो उन्होंने क्लियर नहीं किए, एक्सेप्ट कर लिए। तो फिर 7 दिन के बाद जो पार्टी के हेड हैं वो स्पीकर को लिख के भेज देंगे डिक्लेरेशन के जनाब ये डिफेक्शन क्लॉज में आ गए हैं, ये पार्टी छोड़ गए हैं और इनको असेंबली में ना आने दिया जाए। आप ये कंफर्म करें कि 63A जो है वो नियत वोट करने की अगर हो तो उसके ऊपर भी लगती है, आप ये कह रहे हैं, आपकी तशरीह ये आप ये क्या बातें कर रही हैं? आप उसको पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, नियत की बात नहीं है। जब एक शख्स एक पार्टी का है और पार्टी उसको कहती है कि ये हमारी पॉलिसी है, आप इसको आके मानते हो या नहीं, और वो आके जवाब देने की बजाय अपोजिशन के पार्लिमानी पार्टी में जाके बैठा हुआ है, तो इस प्रोसीजर को आप समझते हैं कि इसका वोट जो सा है उसको इजाजत हो कि भले से वो वोट कास्ट करे। ये ज़हन में रखिए कि 62 जोन सा है उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ताहयात है, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है कितने सालों की। इसी तरीके से 60A में भी ये एक ना जिसको है हम परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं, ताहयात, ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी। और अभी आप देखिए कि वो नहीं आते, उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सियासत से तो क्या वो ये सौदा करेंगे? तो देर अभी काफी 10 रोज हैं, लेट्स सी कि क्या डिसीजन होता है। जी ठीक है। राणा साहब, लास्ट कमेंट, क्यों आपको धमकी देने की जरूरत पड़ी कि OIC नहीं होने देंगे? वाई? नहीं, मुझे नहीं पता इस बात का, ना मैंने वो कॉन्फ्रेंस सुनी है, कभी शायद आई होगी, तो ये तो आप सवाल कर लेते हैं उनसे जो। लेकिन मैं तो जो राजा साहब ने कहा ना कि लाइफ टाइम जो है 62 जो है 1 में भी ये नहीं है लाइफ टाइम। हाँ, अलबत्ता ये है कि अब जब एडवाइस आ जाती है
तो फिर पता चल जाएगा, चलें मतलब ठीक। कल ही खुल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर देगा। ऑलरेडी अभी 5 अभी जजेस तक का लॉ फैसला यही है। हाँ जी, सुन्नी असेंबली के मेंबरान के लिए। अच्छा ठीक हो गया जी। अभी तक लॉ अच्छा यही है, ठीक है अभी राना तक लॉ यही है। जी, हाँ जी जी, ठीक है कि एक जो ये इनकी सीट से ये अनसीट हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बट दे विल बी एलिजिबल टू कंटेस्ट द नेक्स्ट इलेक्शंस। अभी तक ये है। ओके। अगर इसमें बाद में कुछ चेंज आती है, कोई इंटरप्रिटेशन आ जाती है, तो फिर पता चल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, आ गया आपका पॉइंट। राना मकबूल साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, कमल चौधरी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। ये जो सियासी माहौल है इसमें अभी दर्जा हरारत कम होने की तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश है कि OIC, क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट है, बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में एक इतना बड़ा इजलास होने जा रहा है, तो तमाम तरफ से ही तदब्बर का मुजाहरा होना चाहिए। यकीनन हुकूमत पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हमने देखा था कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जितने चार्ज अप थे, जितने एग्रेसिव थे, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़रा कम एग्रेसिवनेस उनकी नज़र आई। और वज़ीर आज़म साहब ने भी अपने कारकुनों को कहा है जी कि आप पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन सिंध हाउस जैसे मामलात नहीं होने चाहिए। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंध हाउस पर हमला पाकिस्तान पर और वफाक पर जो है वो हमले के मुतरादिफ है। तो यकीनन आइंदा कुछ दिनों तक सुकून होगा। ये सियासी बयानबाजी का सिलसिला तो नहीं रुकेगा, लेकिन हो सकता है कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों पर और जो बाकी शहरों में जो एहतजाज वगैरह हो रहे थे उसमें कुछ कमी नज़र आए। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।